मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त की व्याख्या को पढ़ा और समझा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं व्याख्या को समझाऊंगा और आप समझने का प्रयत्न करेंगे। आशा है ध्यान से सुनेंगे। मालव में सिंगरण के उद्यान का एक अंश मालविका प्रवेश करके फूल हंसते हुए आते हैं, मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरणी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने के लिए ही है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं। कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। विचारती हुई, आजकल तो छुट्टी सी है, परंतु विदेशियों का एक विचित्र सा दल यहाँ ठहरा है। उनमें से एक को तो देखते ही डर लगता है। लो देखो, वह युवक आ गया। सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। ऐन्द्रजालिक के वेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त मालविका की आज्ञा है। चंद्रगुप्त, तुम्हारे नाग केशर की क्यारी कैसी है? मालविका, हरी भरी। चंद्रगुप्त, आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? मालविका, खेल तो नित्य देखती हूँ। न जाने कहाँ से लोग आते हैं और कुछ न कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने में बैठी हुई सब देखा करती हूँ। चंद्रगुप्त, मालविका, तुमको कुछ गाना आता है? मालविका, आता तो है, परंतु। चंद्रगुप्त, परंतु क्या? मालविका, युद्ध काल है, देश में रण चर्चा छिड़ी है। आजकल मालव स्थान में कोई गाता बजाता नहीं। चंद्रगुप्त, रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो हानि न होगी। मालविका, न जाने क्यों आज ऐसी कामना जाग पड़ी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ चंद्रगुप्त और मालविका के संवाद चल रहे हैं और आपस में मतलब सामान्य बातें कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच चंद्रगुप्त मालविका से पूछते हैं कि क्या आपको कुछ गाना बजाना भी आता है? तो मालविका कहती हैं कि आता तो है, लेकिन अभी समय गाने बजाने के लायक यानी मुरली की तान या कुछ गान प्रस्तुत करने का समय नहीं है। अभी युद्ध काल का समय है और देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है। परंतु चंद्रगुप्त उससे कुछ गाने बजाने का अनुरोध करता है। चंद्रगुप्त, रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो हानि न होगी। मालविका, न जाने क्यों आज ऐसी कामना जाग पड़ी। मालविका, अच्छा सुनिए। चाणक्य सहसा प्रवेश कर, छोकरियों से बातें करने का समय नहीं है मौर्य। चंद्रगुप्त, नहीं गुरुदेव, मैं आज ही विपाशा के तट से आया हूँ, यवन शिविर में भी घूमकर आया हूँ। चाणक्य, क्या देखा? चंद्रगुप्त, समस्त यवन सेना शिथिल हो गई है। मगध का इंद्रजालिक मानकर मुझसे यवन सैनिकों ने वहां की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा, पंचनद के सैनिकों से भी दुर्धर्ष कई लक्ष्य रणकुशल योद्धा शतद्रु तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों में आतंक छा गया और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया। चंद्रगुप्त चाणक्य को बतला रहे हैं कि चंद्रगुप्त ने मगध की सेना का वर्णन किया कि उनकी जो राजा नंद है उनके पास कई लाख की सेना है और बहुत ही कुशल योद्धा हैं, तो उनकी
ताकत को जान करके यवनों में एक आतंक छा गया और उनमें विद्रोह हो गया। चाणक्य। हाँ, तब क्या हुआ? कैलिस्टनीज के अनुयायियों ने क्या किया? चंद्रगुप्त। उनकी उत्तेजना से सैनिकों ने विपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया और यमन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए रावी के जलमार्ग से लौटने का निश्चय हुआ है। अब उनकी इच्छा युद्ध करने की नहीं है। चाणक्य। और क्षुद्रकों का क्या समाचार है? चंद्रगुप्त। वे भी प्रस्तुत हैं। मेरी इच्छा है कि इस जगत विजेता का ढोंग करने वाले को एक पाठ राज्य का भी पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय यहाँ सिंगरण का होना अत्यंत आवश्यक है। तो चंद्रगुप्त चाणक्य से कह रहे हैं कि ये जो सिकंदर जो यवन है और जो ग्रीक आक्रामक है, जो अपने आप को जगत विजेता मानता है, तो इसका घमंड तोड़ना बहुत ज़रूरी है और इसे भी एक हार या पराजय का पाठ पढ़ा देना चाहिए। चाणक्य। अच्छा, देखा जाएगा। संभवतः सिकंधावार में मालवों की युद्ध परिषद होगी। अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवों को मिलाने का पूरा प्रयत्न तो हमने कर लिया है। चंद्रगुप्त। चलिए, मैं अभी आया। चाणक्य का प्रस्थान। मालविका। यह खेल तो बड़ा भयानक होगा मागध। चंद्रगुप्त। कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई। एक सैनिक का प्रवेश। चंद्रगुप्त। क्या है? सैनिक। सेनापति। मगध सेना के लिए क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त। विपाशा और शतद्रु के बीच जहाँ अत्यंत संकीर्ण भूभाग है, वहीं अपनी सेना रखो। समन रखना कि विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वंस करना यवनों के लिए बड़ा साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वह भयभीत हो। सैनिक। अच्छा, राजकुमारी ने पूछा है कि आप कब तक आएंगे? उनकी इच्छा मालों में ठहरने की नहीं है। चंद्रगुप्त। राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ। युद्ध ही हमारी आजीविका है। क्षुद्रकों की सेना का मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहकर भी मगध की अच्छी सेवा कर सकूँगा। यहाँ चंद्रगुप्त सैनिक को कह रहे हैं कि वे सेनापति के पुत्र होने के नाते युद्ध करना और देश की रक्षा करना उनकी प्रथम जिम्मेदारी है और वह इस जिम्मेदारी को पूर्ण करना चाहते हैं। उसके बाद वे राजकुमारी से मिलना चाहेंगे। सैनिक। जैसी आज्ञा। जाता है। चंद्रगुप्त कुछ सोचकर। सैनिक लौट आता है। सैनिक। क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त। राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना को साथ न ले जाएं। सैनिक। उत्तर भी लेकर आना होगा? चंद्रगुप्त। नहीं। सैनिक का प्रस्थान। मालविका। मालव में बहुत सी बातें मेरे देश से विपरीत हैं। इनकी युद्ध पिपासा बलवती है। फिर युद्ध। चंद्रगुप्त। तो क्या तुम इस देश के नहीं हो? मालविका। नहीं, मैं सिंधु की रहने वाली हूँ। आर्य। वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते भी कोई उसका उपयोग नहीं, इसलिए अर्थमूलक विवाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना मेरा सिंधु देश। मालविका चंद्रगुप्त से कह रही है कि यहाँ मालव देश में लोग युद्ध करने के इच्छुक हैं, लेकिन मैं सिंधु देश की रहने वाली हूँ और वहाँ के जो लोग हैं वे शांति पसंद हैं और वहाँ न युद्ध की आवश्यकता पड़ती, न न्यायालयों की आवश्यकता पड़ती और वहाँ प्रचुर मात्रा में स्वर्ण या लोग धन धान्य संपन्न होने के बावजूद भी अर्थ से संबंधित कभी कोई विवाद नहीं होते हैं। और वहाँ
जो प्रकृति है वह भी अपने बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत होती है। तो मेरा जो सिंधु देश है वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रिय है। चंद्रगुप्त, तो यहाँ कैसे चली आई हो? मालविका, मेरी इच्छा हुई कि और देशों को भी देखूं। तक्षशिला में राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहाँ रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंगरन के साथ यहाँ भेज दिया। कुमार सिंगरन बड़े सहृदय हैं, परंतु मागध, तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाती हूँ। कभी इंद्रजाली, कभी कुछ, भला इतना सुंदर हो तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है? तो मालविका यहाँ चंद्रगुप्त से प्रभावित नजर आती है, चंद्रगुप्त के रूप सौंदर्य की प्रशंसा करती है। चंद्रगुप्त, शुभ है, मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ। तुम इन बातों को पूछ कर क्या करोगी? प्रस्थान। मालविका, सने से हृदय चिकना हो जाता है, देखूं कुमार सिंगरन कब आते हैं। प्रस्थान। अगला दृश्य, बंदी गृह में घायल सिंगरन और अलका। अलका, अब तो चल फिर सकोगे? सिंगरन, हाँ अलका, परंतु बंदी गृह में चलना फिरना व्यर्थ। अलका, नहीं मालो, बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। सिंगरन, क्या? अलका, सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है, पंचनद से संधि हो गई, अब यमन लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर यह संदेश सुना गया है। अलका और सिंगन का वार्तालाप हो रहा है, तो अलका सिंगन को बता रही हैं कि तो यवन सेना है सिकंदर के नेतृत्व में, उसने रावी नदी को पार कर लिया है और पंचनद नरेश पर्वतेश्वर से उनकी संधि हो गई है और अब वे निश्चिंत होकर के आगे बढ़ रहे हैं और मालव प्रदेश पर वे आक्रमण करना चाहते हैं। ऐसा आर्य चाणक्य के एक गुप्तचर ने संदेश दिया है। सिंगरन, कैसे? अलका, क्षपणक वेश में गीत गाता हुआ भीख मांगता आया था। संदेश से अपना तात्पर्य क्या सुनाया? सिंगरन, तो क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ? अलका, हाँ, आर्य चाणक्य इधर की सब घटनाओं को जानते हैं। सिंगरन, तब तो मालव पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। अलका, कोई डरने की बात नहीं, चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने वहां पर एक बड़ा भारी कार्य किया है। क्षुद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है। तो अलका सिंगरन को बता रही हैं कि डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंगरन को पता लगता है कि उसके देश मालों पर ग्रीक आक्रांता सिकंदर हमला करने वाला है, परंतु अलका सिंगरन को बता रही हैं कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को साथ ले लिया है और क्षुद्रकों और मालव देश में, क्षुद्रक और मालव जो देश हैं उनमें आपस में संधि हो गई है और अब वे चंद्रगुप्त के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और उन दोनों प्रदेशों की सेना का सेनापति बनाने का प्रयास चंद्रगुप्त को किया जा रहा है। सिंगरन उठकर, तब तो अलका मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। अलका, परंतु तुम बंदी हो। सिंगरन, जिस तरह हो सके अलके मुझे पहुंचाओ। अलका कुछ सोचने लगती है, तुम जानते हो कि मैं क्यों बंदिनी हूँ? सिंगरन, क्यों? अलका, आम्भीक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगिनी से आम्भीक का ब्याह करा दिया है, परंतु आम्भीक ने यह जानकर भी कि मैं यहाँ बंदिनी हूँ मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। तो
जो अलका हैं वो सिंगरण को अपने बंधनी होने का कारण बतलाती हैं। सिंगरण अलका तब क्या करना होगा? अलका यदि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार करूं तो संभव है कि तुमको छुड़ा दूं। सिंगरण मैं अलका, मुझसे पूछती हो? अलका दूसरा उपाय क्या है? सिंगरण मेरा सिर घूम रहा है अलका, तुम पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनोगी, यानी उसकी तुम प्रेमिका बनोगी या उसकी विवाहिता बनोगी? अच्छा होता कि इससे पहले मैं ही न रह पाता। अलका क्यों मालो, इसमें तुम्हारी कुछ हानि? सिंगरण कठिन परीक्षा न लो अलका, बड़ा दुर्बल हूँ, मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा तुम्हारा संग न वर्ण किया है। ये जो सिंगरण है ये अलका को पसंद करता है और ये उसको प्राप्त करना चाहता है। अलका मालो, देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है सिंगण, और तुम पंचनद की अधीश्वरी बनने की आशा में, तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। अलका हंसती हुई चिढ़ गए। आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनद का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊं। सिंगरण ये भी कोई हंसी है? अलका बंदी जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। सिंगरण का प्रस्थान। सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंगरण को मालो भेजने के लिए प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा। तो यहाँ अलका अपने मन में विचार कर रही है कि अगर सिंगरण को मालो भेजना है तो अपने प्रेम का बलिदान देना पड़ेगा। गाती है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय छीनने की न तनिक थी चाह। बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। उड़ रही है हृदय पथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं क्या दृग्जल से छिड़काव, बनाऊं मैं विचलन की राह। संभलते धीरे धीरे चलो, इसी में तुमको लगे विलंब। सफल हो जीवन की सब साथ, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत, बह चलेगा आंखों की राह। और दुर्लभ होगी पहचान, रूप रत्नाकर भरा अथा। जो अलका हैं वो अपने प्रेम और श्रृंगार के विचार प्रकट करती हुई गीत गा रही हैं। पर्वतेश्वर का प्रवेश। पर्वतेश्वर, सुंदरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी? अलका ये तो बंदी बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर है। पर्वतेश्वर, कौन तुमको बंदी कहता है? ये तुम्हारा अन्याय है। अलका चलो, सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा में है। जो पर्वतेश्वर है वो अलका को अपनाना चाहते हैं और उसे अपने राजभवन में रखना चाहते हैं। अलका नहीं पौर, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उसके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। पर्वतेश्वर, इसका तात्पर्य? अलका कोमल शैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का विसर्जन करना पड़ता है। यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन। अलका पर्वतेश्वर से कह रही हैं कि भौतिक सुख प्राप्त करने के बदले में स्वतंत्रता का त्याग करना पड़ता है, और जो स्वतंत्रता का सुख है वह बहुत बड़ा सुख है, इसलिए मैं अपनी स्वतंत्रता का त्याग करना नहीं चाहती। पर्वतेश्वर, व्यंग न करो अलका, पर्वतेश्वर ने जो कुछ किया है वह भारत का एक एक बच्चा जानता है, परंतु दैव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए? अलका मैं मानती हूँ,
परंतु आपकी आत्मा इसे मानने के लिए प्रस्तुत न होगी। हम लोग जो आपके लिए, देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे, केवल यवनों को पसंद करने के लिए बंदी किए गए। प्रोतेश्वर बंदी कैसे? अलका बंदी नहीं तो और क्या। सिंगरण जो आपके साथ युद्ध करते घायल हुआ है, आज तक वह क्यों रोका गया? पंचनद नरेश, आपका न्याय अत्यंत सुंदर है ना। प्रोतेश्वर, कौन कहता है सिंगरण बंदी? उस वीर की मैं प्रतिष्ठा करता हूँ अलका, परंतु उससे युद्ध करना चाहता हूँ। यहाँ अलका और प्रोतेश्वर का वार्तालाप चलता है और इसमें अलका सिंगरण को प्रोतेश्वर की कैद से मुक्त कराना चाहती है और उसी का वह प्रयास कर रही है। अलका क्यों? प्रोतेश्वर, क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं हो सकते। प्रोतेश्वर भी अलका से प्रेम करते हैं और जो सिंगरण है वह भी उससे प्रेम करते हैं। अलका, महाराज, यदि भूपालों का सा व्यवहार न मांगकर आप सिकंदर से द्वंद्व मांगते तो अलका को विचार करने का अवसर मिलता। प्रोतेश्वर, यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो तुम मुझे प्यार करोगी अलका? सच कहो। अलका, तब विचार करूंगी, पर वैसी संभावना नहीं। प्रोतेश्वर, क्या प्रमाण चाहती हो अलका? अलका, सिंगरण के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है। वहां तुम्हारी सेना यवनों की सहायक न बने और सिंगरण अपने मालों की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए। यहाँ अलका और प्रोतेश्वर का वार्तालाप चला हुआ है। तो प्रोतेश्वर है वो अलका को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी प्रेयसी या प्रेमिका बनाना चाहते हैं और जो प्रोतेश्वर हैं वे अलका को प्रसन्न करने के लिए पूछते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो अलका उनके सामने निवेदन कर रही हैं कि अलका का जो प्रेमी सिंगरण है उसके देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, तो वह चाहती है कि प्रोतेश्वर यवनों की सेना की सहायता न करें और सिंगरण को अपने देश की रक्षा करने के लिए मुक्त या आज़ाद कर दिया जाए। प्रोतेश्वर, मुझे स्वीकार है। अलका, तो मैं भी राजभवन में चलने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु एक नियम पर। प्रोतेश्वर, वह क्या? अलका, यही कि सिकंदर के बात में रहने तक मैं स्वतंत्र रहूंगी। पंचनद नरेश, ये दस्यु दल बरसाती बाढ़ के समान निकल जाएगा, विश्वास रखिए। प्रोतेश्वर, सच कहती हो अलका? अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। सिंगरण के लिए रथ आएगा और तुम्हारे लिए शिविका, देखो भूलना मत। तो यहाँ जो प्रोतेश्वर हैं वो अलका की बात को मान लेते हैं कि मैं सिंगरण को आज़ाद कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा और सिंगरण जाकर के अपने देश की रक्षा यवनों से कर पाएगा और तुम्हारे लिए मैं शिविका भेज दूंगा और तुम राजमहल में पहुंचना। ऐसी बात प्रोतेश्वर अलका से कर रहे हैं।